मेरा नाम फरजाना है। मेरी बेटी पैदा हुई तो इंतहाई बदसूरत और काली थी। इससे पहले मेरी दो बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ था, मगर मेरे पहले तीनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत और सफेद रंगत के थे। जब इस बार मेरी बेटी पैदा हुई तो उसे देखकर मेरा तो दिल ही जल गया था। मेरा दिल तो उसे उठाने या बुलाने को भी नहीं चाहता था। उसकी परवरिश भी मैंने अपनी एक मुलाजमा से करवाई थी। एक दफा जब वो बहुत छोटी थी तब सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसकी तरफ किसी ने भी तवज्जो ना दी, बल्कि मेरी बाकी औलाद सारी की सारी अपने कामों में मसरूफ रही। वो अकेले ही काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछते हुए अंदर कमरे में चली गई। मैं ये सारा कुछ खुद अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक दफा भी ये ख्याल नहीं आया कि ये भी तो मेरी बच्ची है, इसे भी तो मैंने ही पैदा किया है, मैं कुछ तो इसका ख्याल करूं। बल्कि मैं तो एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही कि जरा भी उसकी जानिब तवज्जो नहीं देती थी। वक्त गुजरता गया और मेरी सारी औलादें जवान हो गईं। मेरी औलादें जैसे ही पढ़ाई से फारिग हुईं तो उनके रिश्ते आना शुरू हो गए और एक एक करके सबकी शादी हो गई, सिवाय मेरी बदसूरत बेटी और बेटे के। मेरी दो बेटियां अपने घरों में राज कर रही थीं और अब इस छोटी की शादी की फिक्र मुझे दिन रात अंदर से किसी दीमक की तरह खाए जा रही थी। कई दफा मैंने उसके अब्बा से बात की कि आप कोशिश करें कि इसका कहीं खानदान में ही रिश्ता हो जाए। वो मेरी तरफ रहम भरी नजरों से देखते और कहते, बस तुम दुआ कर दिया करो। मैं उनसे ज्यादा बहस ना करती, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल लोगों के मैयार किस कदर ऊंचे हो गए हैं। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर में आई और कहने लगी, उसके पास एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है, अगर आप लोग करना चाहें तो उन्हें हमारे घर ले आए। बस लड़का माजूर है, लेकिन उसका बाप अच्छा खासा कमा लेता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं कल ही लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने उस रिश्ते करवाने वाली से कहा कि ठीक है, बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ था। वो बेहद खूबसूरत और हसीन लड़का था, सिवाय इस बात के कि वो दोनों टांगों से माजूर था। हमें तो लड़का बड़ा ही पसंद आया, लेकिन दिल में वो ही डर था कि कहीं ये भी बाकी रिश्तों की तरह इनकार करके ना चले जाएं। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई तो वो गुस्से से एकदम उठ खड़े हुए। लड़का अपनी बैसाखियों के सहारे खड़ा हुआ और निहायत गुस्से में कहने लगा कि मेरे लिए आप लोगों के पास एक यही लड़की रह गई थी क्या? हम सब बड़े ही परेशान हुए कि अगर एक माजूर इंसान ने ये जुल्म किया है तो बाकी क्या करेंगे। इन्हीं सोचों से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और मैं मरीजा बनकर रह गई। मेरे शोहर तो कहते कि अगर शादी नहीं भी होगी तो क्या मसला है, कुछ लड़कियां जो कि खुद शादी नहीं करती, क्या उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मैं अपने शोहर की तरफ भी देखती, लेकिन वो अखबार पढ़ने में इतना मगन होते थे कि मैं फिर दोबारा बात ही नहीं करती थी। मेरी बदसूरत बेटी का नाम साइमा था, जिससे मैं नफरत भी इंतहा की करती थी। मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी सारी बेटियों ने बस मैट्रिक तक ही पढ़ा था, लेकिन इसने तो बीए भी कर लिया था। लेकिन अब फिर वो अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे मजीद पढ़ने की इजाजत दे दे, लेकिन मैंने मुकम्मल तौर पर मना कर दिया। वो मायूसी के आलम में वापस अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आजकल मेरे बेटे अरशद पर अमेरिका जाने का भूत सवार था। वो किसी भी तरीके से अमेरिका जाना चाहता था। एक दिन अपने बाबा से कहने लगा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो अपनी दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक एक ही मिनट में इजाजत दे दी थी। तब मैंने खूब एहतजाज किया, लेकिन मेरे एहतजाज से क्या होता। उसने जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल की और मेरा प्यारा बेटा अरशद एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अमेरिका चला गया। मैं उसकी जुदाई में बेहद उदास रहने लगी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ बिगड़ गई। तब मेरी छोटी बेटी साइमा ने मेरी बड़ी खिदमत की, लेकिन मैंने उसे मुंह ना लगाया। कुछ दिनों तक मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो रिश्ते करवाने वाली एक दफा फिर मेरे पीछे पड़ गई, क्योंकि जब से अरशद अमेरिका गया था हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई थी। उस रिश्ते वाली के सामने मैंने हाथ जोड़ दिए और कहा कि साइमा की शादी कहीं भी करवा दो, मैं तुम्हें ढेरों पैसे दूंगी। मुझे तसल्ली देते हुए वो चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और मुझे तसल्लियां देने लगी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा, आप ही कोई वजीफा बताएं जो मैं करूं।
और साइमा से हम सबकी जान छूट जाए। अम्मा ने एकदम से मुझे कहा कि बहू, इतनी नफरत भी ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में कुछ उदासी देखी तो उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी संजीदा क्यों हो जाती हैं। वो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गईं। बस इतना कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोरों से कांप उठा था। भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है। मेरी कई दफा पूछने पर भी वो कुछ भी नहीं बताती। बस खामोशी का लिबादा ओढ़े कई कई दिन तक कमरे से बाहर ही ना निकलती। मैं अक्सर एक बात नोट करती कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वो एक संदूक खोलकर बैठी होती। फिर कुछ याद आने पर जल्दी से उठती और फिर दरवाजे की कुंडी जल्दी से लगाती। फिर आस पास देखती और उस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालती और फिर उसको चूमना शुरू कर देती। मैंने बहुत दफा देखने की कोशिश भी की और अपने मियाँ से भी पूछा, वो भी कोई और ही बात शुरू करके बैठ जाते। मेरी दो बड़ी नंदे भी थीं जो कि दूसरे शहरों में रहती थीं। वो बड़ी देर के बाद चक्कर लगाया करती थीं। इस दफा जब मेरी सास की हालत संभल ही नहीं रही थी तो मैंने अपने शौहर को कहकर अपनी नंदों को यहाँ अपने यहाँ बुला लिया। जिस रात दोनों घर आईं, मेरे शौहर की अचानक तबीयत खराब हुई। वो एकदम से हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफी दिनों तक इस सदमे से बाहर नहीं निकली। जब वो आखिरी वक्त पर थे तो अम्मा से कहने लगे कि इसे कहना मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने भी इसे आज तक सुख देने की कोशिश नहीं की। मुझे उनकी इस बात की कुछ समझ नहीं आई थी। मेरी दोनों नंदें हर वक्त अम्मा के आस पास बैठी रहती। जब मेरी सास की तबीयत खराब होती तो मेरी दोनों नंदें अपनी माँ को एक ही बात कहती कि आपने एक दफा फिर से माजी को गले लगा लिया है, इसलिए तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। अम्मा जी ने बेटे की मौत का भी बेहद असर लिया था, लेकिन उनका वो संदूक उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हासिल था। माजी में ऐसा क्या हुआ था, मैं बहुत सोचती रहती, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरी नंदे आई हुई थीं। मैं चाहती थी कि उनकी मौजूदगी में ही साइमा के फर्ज से फारिग हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने ये बात की हुई थी उसने आज शाम को आना था। जैसे ही वो घर में आई तो कहने लगी, बाजी, ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगी। मैंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। सब कुछ ही मेरी बड़ी नंदों ने तय किया। कहने लगी कि वो लोग कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे। और फिर मैंने कुछ अच्छे खाने बना लिए। लड़का इस कदर हसीन और दौलतमंद था कि मैंने रिश्ते करवाने वाली से कहा कि तुम किसका रिश्ता ले आई हो, तो वो कहने लगी कि बाजी, न जाने ये लोग क्यों इतने बाजिद थे। वो कहने लगे कि बाजी, हमें आज ही लड़की वालों के घर ले चलो। लड़के की माँ नहीं आई क्योंकि वो शरई पर्दा करती थी। एक लड़का आया और उसके साथ उसकी एक फुफ्फो आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी साइमा उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर ताजीम से इस्तकबाल किया और वो उसे एक ही नज़र में पसंद कर चुका था। मैं तो एकदम से हैरान हो रही थी। खैर, हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास सामने आई, कुछ ही देर के लिए, वो भी मुकम्मल पर्दे में। हम लोग बड़े ही हैरान हो रहे थे कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए एक माह के अंदर अंदर शादी कर दी गई। मेरी काली कलोटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता किसी भी नेमत से कम नहीं था। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलटकर खबर ना ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सेहरा देखे। लेकिन मेरा बेटा तो इस तरफ आता ही नहीं था। मैंने जब अरशद को जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू की तो वो भी आगे से कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया तो वो ये दुनिया ही छोड़ देगा। आखिरकार मुझे ही हथियार डालने पड़े। घर में गहरा सन्नाटा था। मेरी सास अपने कमरे में होती थी। एक दिन मेरी बड़ी बेटी घर आई और कहने लगी कि अम्मी, हम सब लोग बाहर के मुल्क जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरे पैर तो जमीन पर ही नहीं लग रहे थे। ढेरों दुआओं के साथ मैंने बेटी को रुखसत किया। मेरी बड़ी दोनों बेटियां बड़े ही अच्छे घरों में गई थीं। मैं उन दोनों की खबर जरूर रखती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने शोहर और दो बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। उसकी फ्लाइट इस्लामाबाद से थी। अभी फ्लाइट में कुछ वक्त बाकी था कि वो मुझे कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है। वो हूबहू अरशद भाई जैसा था। पहले तो मैं यही समझती थी कि ये कोई और है, लेकिन जब मेरे बच्चे मामू मामू कहकर पुकारने लगे तो मैंने भी तवज्जो दी।
वो वाकई अरशद था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था क्योंकि अरशद अमेरिका में होता था। जैसे ही मैंने ये सब सुना तो फौरन से अपनी सास को बताया कि उसका वहम है। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खुद अरशद को एक लड़की के साथ आते हुए देखा है और सबसे बढ़कर उस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई नजर आ रहा है। वो इसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच चुके थे। एक होटल में कमरा बुक था। वो तो जाते ही सब बेहद थक गए थे, इसलिए आराम की गर्ज से जल्दी सो गए। जब सोकर उठे तो काफी ताज़ा दम थे। मेरा दामाद कहने लगा कि कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे गाड़ी भी कुछ देर पहले भिजवाई है, फिर उसके बाद अरशद से बात करता हूँ। मेरे दामाद ने अरशद को फोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर तक वापस आकर आप सबसे मिलता हूँ। अब कुछ मेरी बेटी को भी सुकून हो चुका था कि उसका भाई यहीं अमेरिका में है। कुछ देर के बाद हम लोग घर से बाहर निकले तो अरशद हमें बाहर ही मिलने के लिए आ गया। मेरी बेटी कहने लगी कि जब अरशद हमें मिला तो मैंने उसे बड़े ही गौर से देखा। तब मैं एकदम से उछल पड़ी कि उसने वही सूट पहन रखा था जो कि पाकिस्तान में पहना हुआ था। बड़ी बेटी ने जब पाकिस्तान फोन किया तो मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे समझाया कि तुम इंजॉय करने गई हो, वो करो। वो बेचारी मेरी ये बातें सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन जब जब मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि वाकई कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर, मैंने अपने जहन से सारी बातें निकाल दी और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी नाफरमानी करे या फिर कुछ ऐसा करे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी बेटी की कॉल आ गई और वो कहने लगी, अम्मा, मैंने यहाँ भी अरशद भाई को एक लड़की के साथ देखा है। वो बड़े ही खुश लग रहे थे, लेकिन अम्मा, उनके साथ जो लड़की थी वो इंतहाई बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुशगपियों में मसरूफ थे जैसे वो उनकी बीवी हो। अरे क्या ओल फोल बके जा रही हो, जानती हो कि अमेरिका का कितना खुला माहौल है। वहाँ पर लड़के लड़कियों का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं है। अब तुम भी ऐसी सोचों को जहन से झटक दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। वो मेरी बात का वाकई उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। काफी दिनों तक मुझे फिर कोई ऐसी कॉल नहीं आई। उधर मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि अरशद शादी के नाम से इतना चिढ़ क्यों जाता है। कहीं कोई वाकई उसे पसंद तो नहीं। ये सोचते हुए भागम भाग में अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर जम गए। तुम वापिस आ जाओ, बस एक दफा वापिस आ जाओ, मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को तरसते हुए, सिर्फ एक दफा मुझे आकर मिल जाओ, बस एक दफा। और साथ में ही अम्मा के आंसू बहते जा रहे थे। वो टिश्यू से बार बार आंखें साफ करती थीं। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे में गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने बेसाख्ता पूछा। अरशद याद आ रहा है, कब से गया हुआ है, पलट कर नहीं आ रहा। पता भी है कि दादी किस कदर उदास हो जाती है। अम्मा जी, मैं अभी तो यही बात करने आई हूँ कि आप भी अरशद को वापस बुलाएं और उसे समझाएं, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ, मैं उसे मनाऊंगी, वो जल्दी वापस आए ताकि हम उसकी शादी कर दें। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं अरशद की वजह से वाकई अब बेहद परेशान रहने लगी थी। उसी शाम मैं दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक पागल सा लड़का खड़ा था और वो मुझे देखकर बोला, तुम तो अय्याशी की जिंदगी बसर कर रही हो और बड़ी खुश हो। अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ ब्याह दिया तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो गईं? अरे जाकर अपनी उस बेटी की खबर तो लो, किन हालात से गुजर रही है। अगर तूने अब भी उसकी खबर ना ली तो तुझ पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल होगा कि सारी जिंदगी माफी मांगती रह जाएगी मगर माफी नहीं मिलेगी। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई कि ये पागल लड़का मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानता है। मैंने उसे जवाब देने के लिए अभी सोचा ही था कि वो एकदम से बाहर चला गया।
मैं उन सोचों के भंवर में थी कि ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैंने भी तो बड़ी जल्दी की थी। मैं फौरन अम्मा के कमरे में जाने लगी तो दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की में से झांका तो ये देखकर जान निकल गई। वो बेड के नीचे से एक संदूक निकाले बैठी हैं। उनमें से कुछ जोड़े निकालकर बार बार दिखती हैं, फिर आंखों से लगाती हैं। उनमें एक तस्वीर भी है जिसे वो बार बार चूमती हैं और उसी तस्वीर से बार बार माफी भी मांगती हैं। उनका सारा चेहरा आंसुओं से भर चुका था। ये अम्मा किसको याद करके इतनी शिद्दत से रोती हैं? मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मैं मायूसी के आलम में वापस आ गई और पूरी रात आंखों में गुजार दी। एक तरफ अम्मा और दूसरी तरफ सारी जिंदगी। बेटी पे किए जाने वाले जुल्म सितम की वजह से अजाब इलाही का डर। आज ये सारी बातें बड़ी ही शिद्दत से सता रही थीं। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि आज बेटी की तरफ जरूर जाऊंगी। अम्मा को नाश्ता करवा कर कहा कि आप भी साथ चलें, लेकिन वो कहने लगीं कि तुम ही मिल आओ और बेहतर तो ये है कि उसे कुछ दिनों के लिए साथ ही ले आओ, ताकि कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसकी हालत भी कुछ बेहतर हो जाएगी। मैं जाने ही लगी थी, अचानक मेरी दोनों बेटियां घर में दाखिल हो रही थीं। अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं था। वो दोनों मेरे करीब ही बैठ गईं और बड़ी बेटी जो कि अमेरिका गई हुई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। कुछ देर के बाद खुद ही कहने लगी कि अम्मी, अरशद ने अमेरिका में शादी की हुई है। उसने हमसे ये बात क्यों छुपाई? हम तो खुद कब से कह रहे थे कि उसकी शादी करते हैं। अब देख लीजिए, भाई ने हम सबके साथ अच्छा नहीं किया। वो एक ही सांस में बोलती जा रही थी और मैं बेयकीनी के आलम में उसे देख रही थी। फातिमा बेटी, तुम क्या चाहती हो? अपने भाई पर क्यों इल्जाम तराशियों से बाज नहीं आ रही? अभी कल रात को मेरी उससे बात हुई है और वो कह रहा है कि वो जल्द पाकिस्तान हमेशा के लिए वापस आ रहा है। फातिमा मेरे मुंह की तरफ देखते ही जा रही थी और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, अम्मा, आप मत माने, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो कोई न कोई चंद चढ़ा चुका है। मैंने अपनी बेटी की बात पर तवज्जो ना दी और कहा, आज तो मुझे छोटी की तरफ जाना है, बहुत जरूरी काम है, तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। फिर मैंने अपनी सास को एक बार फिर अपने साथ चलने को कहा तो वो तैयार हो गई। मेरी सास और मैं गाड़ी में छोटी की जानिब जा रहे थे। अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरा रास्ता ही खामोश रही। तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर हम लोग उसके घर के बिल्कुल सामने थे। अम्मा जी पहली दफा पोती के ससुराल में आई थी। ऐसी शानो शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी के पास भी नहीं था। हम दोनों को मुलाजिम ने बताया कि घर में इस वक्त सिर्फ छोटी बेगम है, बाकी लोग कुछ देर तक आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक धमक में ही खो गई कि हमारी इस बदसूरत सी बेटी के लिए ऐसे नसीब भी हो सकते हैं। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे। अचानक ही अम्मा की नज़र दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक खातून की तस्वीर पर जाकर रुकी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे और वो कहने लगी कि बहू, जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अम्मा जी, अब बेटी से तो मिल लें। लेकिन अम्मा की एक ही रट थी कि यहाँ नहीं बैठ सकती। एक खातून अंदरूनी कमरे में से बाहर निकली, लेकिन वो मुकम्मल पर्दे में थी और चेहरा भी ढांपा हुआ था। पहले हमें सलाम किया, फिर हाल अहवाल पूछने के बाद बहू को आवाज़ दी। जैसे ही एक आवाज़ दी, मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई। मैं उसका लिबास और चेहरे को देखकर दंग रह गई थी कि कहीं से भी नहीं लगता था कि ये मेरी वही बदसूरत बेटी है जिसकी नफरत में हम सब ने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। अम्मा जल्द अज जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो निकाब पोश बीबी बोली कि अम्मा जी, इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठे, कुछ देर तक बाकी घर वाले भी आ जाएंगे, उनसे मिलकर ही जाइएगा। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से उठूं। अपनी बेटी को खुशो खुरम देखते हुए वहाँ हमारी बहुत ही खिदमत की गई। इधर उधर की बातें होती रहीं कि नकाब पोश बीबी कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी है। ये इस कदर अच्छी है कि मैं सजदे शुक्र में पड़ी रहती हूँ। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी कि क्या मैं सच में साइमा की माँ हूँ, जिसने कभी उसे गले से ही नहीं लगाया था। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे में से एक और लड़की दाखिल हुई।
लड़की की गोद में एक बच्चा भी था जो कि इस कदर काला और बदसूरत था, लेकिन उसको देखते ही वो नकाब पोश उठी और उसे गोद में लेते हुए सदके वारी जा रही थी। मैंने तो मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है। वो निकाब पोश मेरी तरफ ही देख रही थी, एकदम से उठी और उस बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं यूं उछली जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। अरे बहन, क्या हुआ? अपने खून से कौन बेजार होता है? मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 3 माह में कैसे माँ बन सकती है। अल्लाह मुझे भी इंशाअल्लाह दादी बनाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप दादी बन चुकी हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। अम्मी जान, ये आपका ही खून है, मतलब कि आपका पोता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अरशद खड़ा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं आगे बढ़ी ताकि उससे पूछूं कि तुमने यहाँ मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, उस निकाब पोश ने पर्दा उठा दिया। मेरी सास उसे देखकर एकदम से सकते में आ गई। मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। अम्मा जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ बताएं। इसी असना में मेरी छोटी बेटी साइमा आगे बढ़ी और कहने लगी, अम्मी, मैं तो छोटी फूफो की ही बहू बनी हूँ। मेरी सास ये सब सुनकर सोफे पर ही गिर गई। वो कुछ भी बोलने के काबिल ही नहीं रही। एकदम से ये सब सुनते ही वो माजी के खुले दरीचों में चली गई। मेरी सास बताने लगी कि कई साल पहले जब फाखरा पैदा हुई, मेरी पूरी औलादों में से ये सबसे ज्यादा बदसूरत थी, इंतहाई काली कलोटी। ऐसी बदसूरत लड़की मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं थी। हमारे ड्राइवर की कोई औलाद नहीं थी। उसने जब देखा कि हम अपनी इस बेटी के साथ बुरा सलूक करते हैं, उसने मुझसे फाखरा को मांग लिया और अपनी बेटी बना लिया। बस फिर हमारा उस ड्राइवर से भी कभी कोई राब्ता नहीं हुआ। अब सास चुप हुई तो मेरा बेटा अरशद बोल पड़ा। कहने लगा, फिर मैंने राब्ता किया अपनी इस फुफ्फो से, और वो ऐसे कि मेरी इस फुफ्फो की बेटी जो बिल्कुल अपनी माँ की हम शक्ल और बदसूरत थी, वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी और हमने एक दूसरे को पसंद करके शादी कर ली थी। वो मुझे बेहद अच्छी लगती थी, क्योंकि दिल तो किसी पर भी आ सकता है। बस मेरा दिल भी आ गया। फिर मैं दादी का बेहद लाडला होने की वजह से उनके कमरे में मौजूद तमाम अशिया से बाखबर था। एक दिन मैंने संदूक में तमाम तस्वीरें और कपड़े देख लिए थे, लेकिन हमारे घर में तो खूबसूरती को ही तरजीह दी जाती थी, इसलिए मुझे इल्म था दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप लोग कभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने उस लड़की से शादी कर ली, छुपकर नहीं बल्कि अपनी फुफ्फो की मर्जी से। आप लोगों ने उन पर इस कदर जुल्म किया था। इतने साल पहले दादी खूबसूरती का मेयार आपने महज गोरे रंग को ही बना लिया था। आपने कभी फुफ्फो का हाल तक नहीं जाना। फिर जब मैंने शादी कर ली तो मेरी छोटी बहन के लिए फुफ्फो ने मुझसे बात की। मैंने उस रिश्ते वाली को आपकी तरफ भेजा और यूं छोटी बहन की शादी फुफ्फो के बेटे से हो गई और वो आज बेहतरीन जिंदगी गुजार रही है। आज मेरे बेटे ने सबकी आंखें खोल दी थी। मैं, मेरी नंदे और मेरी सास एक दूसरे से लिपट गईं और ना जाने कितनी देर तक रोती रहीं कि बरसों के बाद उनका मिलन हो रहा था।